आज हम बात करेंगे शक्ति संरचना और शक्ति संरचना में कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। शक्ति संरचना से तात्पर्य है कि एक तो वह वर्ग होता है जिसमें शासन की शक्ति विद्यमान होती है, जो शासन करता है। दूसरा वह वर्ग होता है जिसके ऊपर शासन किया जाता है। तो इस प्रकार से शक्ति संरचना के सिद्धांत के माध्यम से हम चार मुख्य सिद्धांतों की बात करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत की हम बात करें तो पहली बात आती है कि आखिर वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो मार्क्सवाद की देन इसको माना जाता है। तो मार्क्सवाद की देन कि यह सिद्धांत मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स की हम बात करें, ठीक है, उसके माध्यम से दिया गया है। अब यह सिद्धांत क्या बात करता है? तो यह सिद्धांत कहता है कि आर्थिक आधार पर, एक ही आधार की बात करता है। वो कौन सा आधार है? आर्थिक आधार। तो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि आर्थिक आधार पर समाज जो है वो दो वर्गों में बटा होता है। समाज में दो वर्ग होते हैं। तो समाज में दो वर्ग होते हैं, लेकिन आधार कौन सा माना गया है? आर्थिक आधार। और ये दोनों वर्ग हैं वो क्या होते हैं? विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। अब कौन कौन से वर्ग माने? तो एक वर्ग माना इन्होंने बुर्जुआ। कौन सा वर्ग माना है? बुर्जुआ वर्ग। अगर इसको साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग। तो एक ऐसा वर्ग है जो समाज में जिसकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से अच्छी है। तो ऐसा जो वर्ग है उसको कार्ल मार्क्स के माध्यम से या फिर मार्क्सवाद के माध्यम से बुर्जुआ वर्ग माना गया है। दूसरे वर्ग के बारे में बताया गया है कि दूसरा जो वर्ग है उसे बोला जाता है सर्वहारा। नाम से पता लग रहा है कि ऐसा वर्ग जिसके पास कुछ भी नहीं है, सर्वहारा, सब कुछ हार चुका है। तो ये जो वर्ग होगा ये इसका बिल्कुल विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो ये होगा आर्थिक दृष्टि से कमजोर। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद की बात करें, इन्होंने समाज में दो वर्ग माने हैं और दोनों आर्थिक आधार पर माने कि आर्थिक या पैसे के आधार पर समाज में दो वर्ग बन जाते हैं। एक पैसे जिसके पास ज़्यादा होते हैं वह वर्ग होता है जिसको इन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा। दूसरा जिसके पास पैसे की कमी रहती है, किल्लत रहती है, और उस वर्ग का इन्होंने नाम बताया सर्वहारा वर्ग। अब इन दोनों में क्या चलता है? संघर्ष चलता रहता है। तो दोनों के बारे में क्या कहा कि दोनों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अब देखो, बुर्जुआ जो वर्ग है वो किसके ऊपर शासन करता है? सर्वहारा वर्ग के ऊपर। तो इस प्रकार से इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। इसलिए मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स की बात करें तो उनकी जो महत्वपूर्ण कोटेशन है वो है कि अब तक का जो इतिहास है, अब तक का इतिहास
अब तक का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो कार्ल मार्क्स की बात करें या मार्क्सवाद की बात करें, उन्होंने ये कहा है कि इतिहास में आर्थिक आधार पर हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण किया है। इस प्रकार दोनों वर्गों में निरंतर क्या चलता रहा है, संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, फिर अंत में क्या होगा, एक वर्ग जो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्रांति करेगा और जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग उसे समाप्त करने का प्रयास करेगा ताकि संघर्ष क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, समाज में एक ही वर्ग बचे। अब मार्क्सवाद का मानना है, मार्क्सवाद ये मानता है कि माता पिता अपने संतान का क्या करते हैं, लालन पालन, कि संतान का माता पिता क्या करते हैं, पालन करते हैं। वो जो पालन है वो भी स्वार्थ के भाव से किया जाता है ताकि संतान बुढ़ापे में उनकी क्या करे, सेवा करे। तो बुढ़ापे में संतान सेवा करे, इसलिए माता पिता बच्चों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इसको भी इन्होंने आर्थिक आधार पर जोड़ करके रखा। ऐसे ही माता पिता के साथ साथ उन्होंने संतान के बारे में भी यही कहा कि संतान है वो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है। संतान किसकी सेवा करती है, माता पिता की सेवा करती है। वो माता पिता की सेवा क्यों करती है, ताकि माता पिता की जो संपत्ति है वो उस संतान को क्या हो, प्राप्त हो। तो संपत्ति के लिए जो बेटे हैं वो अपने माता पिता की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो इन कार्यों को उन्होंने आर्थिक आधार पर और वो भी स्वार्थ के आधार पर माना कि आर्थिक आधार जो भी कार्य होता है वो आर्थिक आधार पर ही होता है। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद ने समाज में कितने वर्ग माने, दो वर्ग माने, दोनों में शोषण चलता रहता है। अब इस सिद्धांत की हम बात करें तो इस सिद्धांत ने सिर्फ और सिर्फ कौन से पक्ष की बात की, आर्थिक पक्ष की बात की, इसलिए इस सिद्धांत को आगे चल करके गलत माना गया। फिर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें जिसने समाज को दो वर्गों में बांटा, तो हम बात करते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये बोलता है कि समाज में कितने वर्ग हैं, दो वर्ग रहेंगे, लेकिन वो दोनों वर्ग आर्थिक आधार पर नहीं होंगे। तो यह सिद्धांत समाज में दो वर्ग मानता है। समाज में दो वर्ग कौन कौन से, एक तो साधारण वर्ग और दूसरा विशिष्ट वर्ग। तो विशिष्ट वर्ग को अभिजन वर्ग भी हम कहते हैं। तो साधारण वर्ग बोल दें या विशिष्ट वर्ग बोल दें, इस प्रकार से समाज में दो वर्ग माने गए हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो आधार है वो आधार कैसा है, आर्थिक है क्या, तो इनका आधार आर्थिक नहीं है, बल्कि इनका जो आधार है वो गुण है, एक प्रकार से योग्यताएं हैं, जैसे कुशलता, कि कुशलता है, नेतृत्व है, प्रबंध है, बुद्धि है,
ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति में जो ये गुण होंगे, कुशलता होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, प्रबंध शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, अगर ये व्यक्ति में निहित हैं तो उसके आधार पर विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत समाज में कितने वर्ग मानता है? 2 वर्ग मानता है, एक साधारण वर्ग और दूसरा विशिष्ट वर्ग। साधारण वर्ग में वही जनता आ जाएगी, और विशिष्ट वर्ग ऐसा होगा कि ये जो गुण हैं, इन गुणों को रखने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके माध्यम से साधारण वर्ग पर क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। तो समाज में कुशलता, नेतृत्व, प्रबंध, बुद्धि, तो ये जो गुण हैं, ठीक है, इनके आधार पर समाज में, इन सभी के आधार पर क्या होगा? समाज में एक छोटा वर्ग बनेगा, एक छोटा वर्ग बनता है जो शक्तिशाली होता है। जो शक्तिशाली होता है। अब इस वर्ग की हम बात करें तो चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, ये जो वर्ग है वो हमेशा से शक्ति संपन्न होगा। ठीक है। अब इस वर्ग में आता कौन कौन है? तो वर्ग की हम बात करें तो इस वर्ग में कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं? हम बात कर लेते हैं राजनेता, कि नेतागण हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें डॉक्टर, वो इसमें आता है। वकील, वकील इसमें आता है। और वकील के साथ साथ प्रशासक की बात कर लें कि उच्च पद पर काम करने वाले जो नौकरशाह होते हैं वो इसमें आते हैं। उद्योगपति की बात कर लें, वो इसमें आते हैं। इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति हैं इनका समाज में क्या रहता है? प्रभाव रहता है। सामान्य व्यक्तियों पर इन लोगों का क्या रहता है? प्रभाव रहता है। चाहे शासन किसी का भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो इस प्रकार से एक वर्ग तो ऐसा हो गया जो शक्ति संपन्न है, और दूसरा वर्ग हो गया जिसके पास शक्ति नहीं है, साधारण वर्ग। अब इस सिद्धांत की हम बात करें तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या विजन सिद्धांत है। इसको लाने वाले जो विचारक हैं उनमें नाम आता है परेटो या पेरेटो। ठीक है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था द माइंड एंड सोसाइटी। तो परेटो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द माइंड एंड सोसाइटी, और उसमें उन्होंने अपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का क्या किया? वर्णन किया। पेरेटो के बाद में अगर हम बात कर लें तो मोस्का की बात करें तो मोस्का ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द रूलिंग क्लास। ठीक है। और इस पुस्तक में इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का वर्णन किया। ऐसे ही मोस्का के साथ साथ फिर एक व्यक्ति का नाम आता है मिचेल्स या मिशेल्स। इसे हम मिशेल्स बोल सकते हैं या मिचेल्स भी इनका नाम देखने को मिलता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टी इन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का वर्णन किया। तो इस प्रकार से पहला सिद्धांत वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरा सिद्धांत नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत
नारीवादी सिद्धांत की बात करें तो देखो, विकसित देशों में और विकासशील देशों में फर्क हमें देखने को मिलता है। विकसित देशों में नारियों को ज़्यादा महत्व नहीं मिला है, जबकि हम भारत की बात करें तो भारत में नारी का सम्मान बहुत प्राचीन समय से देखने को मिलता है। तो नारीवादी सिद्धांत की हम बात करें तो नारीवादी सिद्धांत भी समाज में 2 वर्ग मानता है। समाज में 2 वर्ग, तो समाज में 2 वर्ग मानता है कौन? नारीवादी सिद्धांत। और ये वर्ग का जो आधार है वो कैसा है? लैंगिक। लैंगिक से मतलब है कि लिंग के आधार पर। तो लैंगिक आधार पर समाज में कितने वर्ग होते हैं? तो लैंगिक आधार पर समाज में 2 वर्ग होते हैं। ऐसा मानना किसका है? नारीवादी सिद्धांत का। अब समाज में 2 वर्ग कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुष वर्ग और दूसरा होता है स्त्री वर्ग। अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो ये ऐसा वर्ग होता है जिसको समाज में सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो सभी प्रकार की शक्ति प्राप्त, तो सभी प्रकार की शक्ति संपन्न वर्ग होता है। कौन सा? पुरुष वर्ग। जबकि स्त्री वर्ग की बात करें तो यहाँ पर पुरुष वर्ग की तुलना में स्त्री वर्ग को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, इनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब अगर बात करें हम विश्व स्तर की, तो विश्व स्तर में हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देशों में क्या होता था? पुरुष को ज़्यादा महत्व मिलता था, स्त्री को कम महत्व मिलता था। तो वहाँ पर आंदोलन चला जिसे नाम दिया गया नारी मुक्ति आंदोलन। नारी मुक्ति आंदोलन। तो यूरोपीय देशों में आंदोलन चला। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य, आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, वो क्या था कि पुरुषों का जो प्रभाव बढ़ गया है, पुरुष प्रभुत्व, इस पुरुष प्रभुत्व का क्या करना? अंत करना। ये उद्देश्य किसका रहा? यूरोप में जो नारी मुक्ति आंदोलन चला उसका उद्देश्य यही था कि पुरुषों का जो प्रभाव बढ़ा है उस प्रभाव का अंत करना, उसे समाप्त करना, ताकि पुरुष और स्त्री में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। अगर ये तो यूरोप की बात हो गई। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में तो एक महत्वपूर्ण संस्कृत में श्लोक हमें देखने को मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर नारियों की क्या होती है? पूजा होती है, वहाँ पर देवता क्या करते हैं? रमनते हैं, निवास करते हैं। ठीक है। तो भारत की हम बात करें तो भारत में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें बराबर अधिकार दिए जाते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नारियों की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, न कि उनके अधिकारों पर। जबकि यूरोप में हम बात करें तो वहाँ पर नारियों को अधिकार ही प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो इस सिद्धांत ने भी समाज में 2 वर्ग माने, लेकिन उसका आधार था लैंगिक आधार। ठीक है, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। चौथा जो सिद्धांत आता है उसका नाम है बहुलवादी सिद्धांत। तो नंबर 4 की हम बात कर लें, बहुलवादी सिद्धांत। अब बहुलवादी सिद्धांत क्या बोलता है? तो इन्होंने जो पहले के जो 3 सिद्धांत थे, ठीक है, उन तीनों सिद्धांतों से अलग इन्होंने अपनी रूपरेखा रखी। तो तीनों सिद्धांतों से भिन्न है ये।
तीनों सिद्धांतों से अलग ठीक है, तीनों सिद्धांतों से अलग है। अब यह सिद्धांत क्या मानता है, तो यह सिद्धांत यह मानता है कि समाज में, तो बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज में सारी जो शक्ति है, समाज में संपूर्ण शक्ति या सारी जो शक्ति है, तो संपूर्ण शक्ति एक वर्ग में नहीं होती है। जैसे पहले के सिद्धांतों की हम बात करें तो पहला जो सिद्धांत था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वो ये मानता है कि आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न वर्ग है उसी में सभी प्रकार की शक्ति है। जबकि दूसरा जो सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, वो ये मानता है कि समाज में जो विशिष्ट वर्ग होता है, जो बुद्धि, कुशलता, योग्यता, नेतृत्व क्षमता, इनके आधार पर शक्तिशाली होता है, वही शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही शासन करता है। तीसरा जो सिद्धांत था नारीवादी सिद्धांत, वो पुरुष वर्ग की बात करता है कि सभी प्रकार की शक्ति पुरुष वर्ग में होती है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत इन तीनों सिद्धांतों से अलग है, तीनों सिद्धांतों का क्या करता है, खंडन करता है। यह सिद्धांत मानता है कि समाज में सभी प्रकार की जो शक्ति है वो किसी एक वर्ग में नहीं होती है। ठीक है, यह समाज के संघात्मक स्वरूप का समर्थन करता है, कि समाज का संघात्मक स्वरूप, संघात्मक का मतलब शक्तियां क्या हो, डिवाइड हो, बटी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो संघात्मक स्वरूप पर जोर देता है। और इसमें जैसे हम बात करें तो परिवार है, संगठन है, धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे चर्च है। ठीक है, तो धार्मिक संस्थाएं हो गई, राज्य है। तो यहाँ पर राज्य को शक्तिशाली नहीं माना जाता है, तो समाज में अन्य संस्थाएं जैसे परिवार है, संगठन है, चर्च है या धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, राज्य है, ये सभी, इन सभी में शक्ति पाई जाती है और सभी मिलकर के क्या करते हैं, शासन करते हैं। शासन की शक्ति सिर्फ एक वर्ग में नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुलवादी सिद्धांत का मानना है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का जो समाज है वो शोषण पर आधारित नहीं है। भारत का समाज शोषण पर आधारित नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग पर आधारित नहीं है। किसका समाज? भारतीय समाज। इसमें वर्ग नहीं है कि दो वर्ग हो गए, एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। तो भारत का जो समाज है वो उत्तरदायित्व पर आधारित है, उत्तरदायी है, वो जनता के प्रति या लोगों के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी है। तो उत्तरदायित्व पर आधारित है, इसलिए भारत में क्या नहीं है, शोषण नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि शक्ति संरचना में कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। आज के लिए इतना ही।